Hello everyone, my name is Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अमीनो एसिड के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे पीएच कॉन्सेप्ट, पीके वैल्यू एंड हाउ कैलकुलेट पीआई एंड सिंगल लेटर कोड फॉर अमीनो एसिड्स. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ पीएच कॉन्सेप्ट से. हमें पता है pH का फॉर्मूला क्या होता है. pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. इसका मतलब ये है कि अगर pH किसी भी सॉल्यूशन की pH ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे. अगर हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हमें मिलता है -log H+. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाईप्रोटिक अमीनो एसिड की. डाईप्रोटिक अमीनो एसिड का मतलब ये है कि अमीनो एसिड में एक तो आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा और एक आपका प्रोटॉन डोनर होगा. जो आपका प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो आपकी एसिड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो आपका बेस होता है. ये जनरल रूल है, आप सबको पता होगा. किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या फ़र्क है. प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होगी हमारी वो COOH और NH3+ होगी. वहीं हमारी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी, मतलब इसमें से आपका H+ निकल चुका है और यहाँ पे अब आपका होगा COO- एंड NH2. ये हमारी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हो गई. हमें ये पता चल गया कि पीएच और हाइड्रोजन आयन में क्या रिलेशन होता है. मतलब पीएच अगर आपकी बढ़ रही है तो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है. इसी का उल्टा अगर पीएच आपकी घट रही है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो उस सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा है. यही मैंने पॉइंट लिखा है, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये हमने देख लिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा. अगर पीएच बढ़ रही है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है. अगर पीएच आपकी घट रही है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन मीन्स पीएच डिक्रीजेज. अब इस पॉइंट का मतलब आप ध्यान से समझिएगा. कोई भी आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर उसका पीएच सपोज पीएच उसका 2 है या 3 है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन का लेवल होगा या फिर उसका कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा. वहीं दूसरा सॉल्यूशन है, अगर उसकी पीएच 9 है या 10 है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो काफ़ी कम होगा. अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और पीएच कम है तो इसका मतलब जो हमारे COO- होंगे उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो H+ को ले लें और COH बना लें. उसी तरीके से जो हमारे NH2 बेस होंगे वो भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो वो भी उसको ले लेंगे और NH3+ बना लेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं COO+ एंड NH3+ ये हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म है. तो हमें ये समझ में आया कि अगर पीएच आपकी कम है और H+ आपके मतलब प्रोटॉन्स आपके ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट होगी. इसी का उल्टा अगर पीएच आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब पीएच आपकी बढ़ रही है तो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है. तो ये रिएक्शन विल बी रिवर्स. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आपकी पीएच बढ़ा दें हम और उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका एसिड होगा वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा. पहले से देखो सॉल्यूशन में वैसे ही पीएच ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है तो एसिड को तो अपना प्रोटॉन देना ही पड़ेगा तो वो डोनेट करेगा और COO- में आ जाएगा. सेकेंड नंबर पर आपका बेस है जो NH3+ फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो आपका H+ डोनेट करेगा और NH2 फॉर्म में आ जाएगा. आप देख सकते हैं ये दोनों जो फॉर्म है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है. इसका मतलब क्या निकला कि पीएच अगर बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है और वहाँ पर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल को लेकर समझाती हूँ. ये स्ट्रक्चर जो है वो एलानीन का है. यहाँ पे अगर हम एलानीन का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सपोज़ पहले हमारी पीएच काफ़ी लो है, समझ लीजिए 3 है, तो पीएच कम है, इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर. और यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, +1 में होगा, क्योंकि इसने ले लिया ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया और इसने ले लिया H+, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया. यहाँ पे अगर हम देखें तो NH3
की वैलेंसी एक्सीड हो नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सीड होने के कारण इस पर प्लस का चार्ज आ गया है। फिर आगे हमने जैसे थोड़ा सा pH बढ़ाया तो सबसे पहले कौन प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा। रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कोई भी एसिड होता है वो प्रोटॉन अपना सबसे पहले डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। ये प्रोटीन डोनेट हुआ क्योंकि यहाँ पे pH थोड़ी सी बढ़ी और HN कंसनट्रेशन जो आपकी है वो कम हो गई। जब प्रोटॉन आपका एसिड से डोनेट होता है सबसे पहले तो वो हमारी pK1 वैल्यू होती है। सेकेंड नंबर पे हमने pH और बढ़ाई और यहाँ पर हमने आपकी H+ कंसनट्रेशन को और कम कर दिया। और कम हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तो करना ही पड़ेगा डोनेट। अब इसने डोनेट किया, हमारे बेस ने डोनेट किया जब प्रोटॉन, तो ये NH2 के फॉर्म में आ गया और ये हमारी pK2 वैल्यू हो गई। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे नेट चार्ज +1 था जब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट थे। फिर जैसे ही एसिड हमारा डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आया तो उसने माइनस चार्ज कैरी कर लिया। आपको पता है माइनस और प्लस चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए और यहाँ पे नेट चार्ज 0 आ गया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी अमीनो एसिड का जब नेट चार्ज 0 हो जाता है, उस पॉइंट को उस पीएच पर, मतलब किस पीएच पे उस अमीनो एसिड का जो नेट चार्ज है वो 0 हो रहा है, उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। और ऐसी फॉर्म को जिसमें प्लस और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ एक मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले हमारा एसिड ने डोनेट किया, उसके बाद हमारा बेस ने डोनेट किया और लास्ट में हमारा नेट चार्ज -1 आ गया इसका। ये हमारा पूरा टाइट्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। हमने बताया वो मॉलिक्यूल जो एक डिफरेंट पीएच पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों कैरी कर रहा है और वो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो हमारा ज्विटर आयन फॉर्म है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो नेट चार्ज 0 कैरी कर रहा है, कोई भी उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं वर्क कर रहा है, वो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। सभी अमीनो एसिड्स का अपना डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिसपे वो नेट चार्ज 0 टेक करती हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एसिड ने अगर डोनेट किया है तो वो pK1 है। उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट प्रियोरिटी होती है, ये सेकंड प्रियोरिटी होती है और ये थर्ड प्रियोरिटी होती है, मतलब R वाली। फर्स्ट पे एसिड ने डोनेट किया pK1, सेकंड पे बेस ने किया तो pK2, और साइड चेन अगर डोनेट करिए, जब ये दोनों कर चुके तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसको करना ही पड़ेगा साइड चेन को, तो ये हमारी pKr वैल्यू होती है। PI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है PI = pK1 + pK2/2। हम pK1 की वैल्यू रखेंगे, pK2 की वैल्यू रखेंगे, /2 करेंगे और हमें PI वैल्यू मिल जाएगी। हमने वो देख लिया, उसमें PI वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है। अब हम एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कि कैसे हो गया। सपोज़ ये हमारा अमीनो एसिड दिया है जिसपे डिफरेंट पीएच पे ये पूरी रिएक्शन आपको शो हो रही है। ये मैंने ऊपर पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि अगर COH पहले डोनेट कर रहा है तो वो pK1 है, उसके बाद बेस कर रहा है pK2 है, और देन साइड चेन अल्काइल ग्रुप कर रहा है तो वो pKr है। आप देखिए यहाँ पर pH जब 3 है तो ये हमारी दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट है, इसके पास H+ है और उसके पास भी इसने दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही हमने pH बढ़ाई, यहाँ पे देखिए एसिड हमारा डीप्रोटोनेट हो गया, मतलब यहाँ से H+ निकल गया, मतलब ये हमारी pK1 वैल्यू मिल गई हमें। फिर हमने pH बढ़ाई तो देखिए यहाँ पे इसके पास बेस से भी H+ निकल गया और ये हमें pK2 वैल्यू हमें मिल गई। मतलब pK1, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, pK1 ये नहीं, ये होगा pK1 पे प्रोटोनेटेड फॉर्म पे हमारा पहले जब H+ निकल रहा है तो यहाँ से ये हम देखेंगे इसे। सो हमें फॉर्मूले में रखना है PI = pK1 को हम 3 रखेंगे, pK2 को हम 9 रखेंगे, अपॉन 2 करेंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 3 12 अपॉन 2, ये करीब आपका 6 में आएगा, आपका आंसर आएगा। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा P के वैल्यू दी गई हैं तो आप क्या कहते हैं, उसमें से जो आपका मोर देन 7 है उसका एवरेज लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर लेस देन 7 है उसका एवरेज लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारा सिंगल लेटर कोड। हमें ये पता है कि सारे अमीनो एसिड को एक कोड दिया गया है जिसमें से जो मैक्सिमम मोर अमीनो एसिड हैं वो अपना फर्स्ट लेटर को सिंगल लेटर कोड डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसिन को हम G से लिखते हैं, ल्यूसिन को हम L से लिखते हैं, आइसोल्यूसिन को हम I से लिखते हैं। लेकिन कुछ हैं जो अपने फर्स्ट लेटर से हट के आपका सिंगल लेटर कोड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम अगर यहाँ बात करें एरोमेटिक अमीनो एसिड की, तो ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन, इसको ट्रिप्टोफान को W, टायरोसिन को Y और फिनाइलएलेनिन को F लिखते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में हिस्टिडीन को हम H से H लिखते हैं हिस्टिडीन में, आर्जिनिन को R और लाइसिन को K लिखते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में एस्पार्टेट को D और ग्लूटामेट को हम E लिखते हैं।
अमाइड में एस्पेरेजिन को N एंड ग्लूटामाइन को Q लिखते हैं। तो ये वो मैंने बस इतने बताए हैं जो आपका फर्स्ट लेटर से अलग हटके हैं। बाकी जो आपके अदर अमीनो एसिड्स हैं उनका पहला लेटर है, तो वो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनमें दिक्कत हो रही थी याद करने में वो मैंने आपको बता दिया, आप सिंपल से याद कर लीजिए। वाइफ, HRK, DE एंड Q, ये आपका एरोमेटिक, बेसिक, एसिडिक एंड अमाइड। आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए सिंपल इजी टॉपिक्स पे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी। प्लीज़ जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए एंड एन्जॉय द लर्निंग। थैंक यू।